हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भेषज कल्पना का पहला चैप्टर यानी भेषज कल्पना का विकास व इतिहास या फिर हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ भेषज कल्पना। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं भेषज कल्पना में दो वर्ड्स हैं, भेषज प्लस कल्पना। अब हम देखेंगे भेषज कल्पना जो शब्द है वो उत्पन्न कहाँ से हुआ। ठीक है, इसमें देखते हैं भेषरी भय धातु में जब अण प्रत्यय लगाते हैं, भेषरी भय धातु में जब अण प्रत्यय लगाते हैं उससे बना शब्द भेष। ठीक है, उस भेष शब्द का अर्थ क्या है? भयजनक, यानी जो भय को उत्पन्न करे, जो डर को उत्पन्न करे। और आयुर्वेद में भय शब्द से हम क्या मानते हैं? रोग, व्याधि या रोग का भय। ठीक है, उसके बाद भेष शब्द में अच प्रत्यय लगाने से बनता है भेषज, शब्द बनता है भेषज। यहाँ पे भेषज शब्द में जो का अर्थ क्या है? यानी जीतना, जीत पूर्वक। तो भेषज का अर्थ क्या हुआ? रोग के भय को जीतना, या फिर जिसके द्वारा रोग के भय को जीता जाए, जिसके द्वारा रोग को खत्म किया जाए, वो हो गया भेषज। अब एक श्लोक है, भेषम रोग भयम जयति येन इति भेषजम तस्य भाव कर्मे व भेषज्यम। अर्थात जिसके द्वारा रोग के भय को दूर किया जाए वह हो गया भेषज, और उसका जो भाव है या उसका जो कर्म है वो हो गया भेषज। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो भेषज हो गया औषधि। चरक ने भेषज को औषधि का पर्याय माना है, और भेषज्य हो गया किसी भी रोग को ख़त्म करने की या किसी भी रोग को जीतने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको माना है हमने भेषज्य। ठीक है जी, ये तो हो गया भेषज्य की बात। उसके बाद आती है कल्पना। नेक्स्ट वर्ड था हमारा कल्पना। कल्पना कहाँ से उत्पन्न हुआ? कृप समर्थ्य धातु। दोबारा बोल रही हूँ, कृप समर्थ्य धातु में अच व घन प्रत्यय लगाने से बना शब्द कल्प या कल्पना, जिसका अर्थ है किसी भी द्रव्य में, मतलब किसी भी औषध में या किसी भी द्रव्य में विभिन्न कार्यों को करने की शक्ति को उत्पन्न करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं, कोई भी द्रव्य है वो जिस फॉर्म में हमें मिलेगा, सपोज़ कोई मेटल है, कोई मिनरल है या पारद है, हम उसको डायरेक्टली अपने काम में नहीं ले सकते, डायरेक्टली उससे रोग को जीत नहीं सकते। तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि वो हमारे रोग को ख़त्म कर पाए, उसको किसी एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको बोलेंगे हम कल्पना। ठीक है, जैसे अब किसी चीज़ का चूरन बनाते हैं तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो होगी चूरन कल्पना। ठीक है, समझे। उसके बाद आता है जो शरीर में, जिसको योजना से, शरीर में योजना से संस्कारित जो भेषज का प्रयोग करना ही कल्पना कहलाता है। कल्पनम उपयोगार्थ प्रकल्पनम संस्कारणम इति, चक्रपाणी जी का श्लोक है ये। शरीर में योजना से संस्कारित भेषज का उपयोग करना ही भेषज कल्पना कहलाता है या कल्पना कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार व्याधि को दूर करने के लिए प्रयोग में ली गई चिकित्सा, उसको बोलेंगे भेषज। और चिकित्सा अर्थ विविध औषधियों द्रव्यों की संस्कारात्मक योजना करना, भेषज कल्पना। ठीक है, ये तो हो गई भेषज कल्पना की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति, या वो उत्पन्न कहाँ से हुए। अब हम पढ़ते हैं उसके इतिहास के बारे में। अब इतिहास जो है उसका 4 स्तरों पर पढ़ा जाता है। जैसे सबसे पहले वैदिक काल में, फिर संहिता काल में जो जो विकास हुआ, फिर उसके बाद मध्य काल में जो जो विकास हुआ, और उसके बाद आखिरी में आधुनिक काल में जो चल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब वेद उत्पन्न हुए या वेदों में जो जो विकास हुआ उसमें, उसका हम इसमें वर्णन करेंगे। सबसे पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कई औषध द्रव्यों का वर्णन मिलता है, कई प्लांट्स का वर्णन मिलता है, जैसे पीपली, करंज, सोम, विभितक, दूर्वा, अर्जुन, कृष्णपर्णी, अपमार्ग आदि, इन सब का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और अन्य कई द्रव्यों का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। इन सब में सोम जो है वो प्रमुख औषधि माना गया है और औषधियों का राजा भी माना गया है, परंतु ऋग्वेद में इसका निर्माण विधि नहीं मिलती, सोम रस की निर्माण विधि नहीं मिलती। उसके बाद आता है अथर्ववेद। ये एक लर्न करने का पॉइंट है। अथर्ववेद को भिषक वेद या भेषज्य वेद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अनेक औषधियों का, औषध योगों का भी और औषध द्रव्यों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। साथ ही पंचविध कषाय कल्पना
जो हम भेषज कल्पना में पंचविध कषाय कल्पना पढ़ते हैं उसका नवजातत्व वर्णन दिखाई देता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे पंचविध कषाय कल्पना उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है हमें। ठीक है जी। उसके बाद अनेक औषधियों और योगों का विस्तृत ज्ञान मिलने के कारण इसे ऋग्वेद कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें पंचविध कषाय कल्पना का प्रारंभिक वर्णन मिलता है, मतलब उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है हमें। वहाँ पे उनके कुछ एक औषध योगों से हमने संकेत लगाए हैं कि उस टाइम पे पंचविध कषाय कल्पना जो है उसका उत्पन्न हो चुका था। तो इसका हम उदाहरण देखें तो डंडे, तीर या चोट से जब भी कोई घाव लगता था उस पे सिलाइची या लाक्षा औषध बताई गई है। इसे प्रयोग कैसे करते थे? इसको पीसकर प्रयोग किया जाता था, मतलब एक लेप या कल्क बनाकर। तो यहाँ से हमें कल्पना का संकेत मिलता है। दूसरा पॉइंट देखें हम, आब्या नामक एक विषाक्त औषधि है जिसके स्वरस को पकाकर लिया जाता था। तो इससे हमें क्वाथ कल्पना का संकेत मिलता है। जो आब्या औषधि है इसको पीसकर भी यानी लेप बनाकर भी उपयोग किया जाता था। तो यहाँ से भी कल्क कल्पना का हमें संकेत दिखाई दे जाता है। उसके अलावा विष को जल में घोलकर देने का कहा गया है। जल शीतल उपयोग किया गया है, इसलिए ये शीत कल्पना भी मान सकते हैं हम। ठीक है जी। अब मैंने जो जो एग्जांपल दिए मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। डंडे, तीर या चोट से कोई घाव होता था उस पे लगाते थे हम लाक्षा रस और उसको पीस कर प्रयोग करते थे, तो वो था कलक कल्पना का हमारा संकेत। अथर्ववेद में दोबारा आब्या नामक एक विषाक्त औषधि के स्वरस को पकाकर यूज़ करने का बताया गया, वो दिखाता है क्वाथ कल्पना को। और आब्या कल्पना, जो आब्या औषधि है उसको उसका लेप भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो दिखाता है हमें कल कल्पना को। उसके अलावा विष को जल में घोल कर देने को कहा गया और जल जो है वो ठंडा यूज़ करना है, तो वो दिखाता है हमारा शीत कल्पना को। उसके अलावा अब जो वेद थे उनमें निर्माण विधि का वर्णन नहीं मिलता है, निर्माण विधियों का वर्णन नहीं मिलता है। सर्वप्रथम जो है ब्राह्मण ग्रंथों में निर्माण विधि का वर्णन मिलता है। सोमरस निर्माण विधि जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। ठीक है। अब सोमरस का जो विधि है वो देख लेते हैं हम क्या है। सबसे पहले सोम का प्रक्षालन करना है, धोना है अच्छे से, फिर पत्थर पर कूट कर कल्क जैसा बना लें उसको। ठीक है जी। साथ साथ जल डालते रहें और उसको कल्क जैसा बना लें। फिर एक मिट्टी के पात्र में उसको डालकर उसमें और जल डालकर सबको घोल दें अच्छे से। ठीक है। उसके बाद वस्त्र से छान लें। वस्त्र से कैसे छानना है? वस्त्र में एक छेद कर कर वहाँ पे एक वर्तिका लगा दें। ठीक है। तो ऊपर से जब हम डालेंगे तो वर्तिका में से होता हो वो बूंद बूंद करके नीचे पात्र रख दें, उसमें सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उस टाइम में जो जो वर्ड्स उन्होंने पत्थर के लिए या मिट्टी का जो पात्र था उसके लिए या वर्तिका के लिए यूज़ किए वो थोड़े विभिन्न थे। ठीक है। तो हम वो वर्ड्स याद कर लेंगे, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। जो पत्थर का यंत्र था जिस पर कूटा था हमने सोम को, उसको बोलते थे वो ग्रावा, उसमें वर्णन है ग्रावा का। जो मिट्टी का पात्र था जिसमें हमने डाला था उसको बोलते थे अधावनीय। छानने के लिए जो वस्त्र यूज़ किया था उसको बोलते थे दशा पवित्र। ठीक है जी। वर्तिका जो लगाई थी हमने वस्त्र में छेद कर कर उसको बोलते हैं पवित्री। नीचे रखा जो पात्र था उसको बोला उन्होंने चामस, और जो छानने के बाद अवशिष्ट भाग बचा वस्त्र के ऊपर उसको बोला खुंजी या रिशज। उसके बाद हम देख लेते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें शीर कल्पना का काफ़ी अच्छा वर्णन किया गया है। ठीक है। उसके वहाँ पे घृत के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। क्या क्या शब्द हैं वो? आज्य, घृत एवं सर्पी। तो आप ये याद कर लें, घृत के लिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, आज्य, घृत एवं सर्पी। ठीक है। और ऐसे ही ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में घृत के लिए 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो क्या क्या हैं? नवनीत, आज्य, घृत एवं आयुत। अब वैदिक काल के बाद हम पढ़ेंगे संहिता काल में क्या क्या भेषज कल्पना का विकास हुआ। ठीक है। अब जब
जब जंगल में रहता था आदमी तो वहाँ से ही पत्ते वगैरह तोड़कर अपना औषध की तरह उसको प्रयोग कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया तो हमने अलग अलग कल्पनाएं करनी शुरू की। कुछ एक वैदिक काल में कल्पनाओं का विकास हो गया, उसके बाद संहिता काल में उनका और भी ज़्यादा विकास हुआ। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रमुख हमारी संहिता है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चरक संहिता के बारे में। चरक संहिता तो आपने बहुत अच्छे से सुना ही होगा। उसमें यवागु का, अवलेह का और वस्ती कल्पना का, पंचविध कषाय कल्पना का काफ़ी विस्तार में हमें वर्णन मिलता है। चरक ने पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन किया है। उसमें क्या क्या आएंगे? स्वरस, कल्क, क्वाथ, शीत, फांट। अब स्वरस जो है वो सबसे ज़्यादा गुरु होगा, उसके बाद कल्क, क्वाथ, शीत और फांट जो होगा वो सबसे कम गुरु होगा। उसके अलावा पंचकषाय योनियों का वर्णन भी मिलता है। 32 प्रकार के लेप व चूर्ण का वर्णन भी मिलता है। 600 वमन विरेचन योग भी हैं, उनमें 355 वमन योग हैं और 245 विरेचन योग हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं सुश्रुत संहिता के बारे में। सुश्रुत संहिता में जिस प्रकार चरक संहिता में पंचविध कषाय कल्पना का उल्लेख था, उस प्रकार सुश्रुत संहिता में 6 कषाय कल्पनाओं का विवेचन हमें मिलता है। उसमें क्या है? शीर, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हीम एवं फांट। यानी सिर्फ एक शीर जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। इसी में भी इसी प्रकार गुरुता का अगर हम देखें, जो ऑर्डर होगा वो कैसे होगा? जो शीर होगा वो सबसे अधिक गुरु होगा और जो फांट होगा वो सबसे कम गुरु होगा। इसके अतिरिक्त अंजन का, अलेप का, उपनाहा का, गंडूश का, घृतमंड का, क्षीर पाक का आदि का, इन सब का सुश्रुत संहिता में वर्णन मिलता है। ठीक है। अब जैसे जो सुश्रुत संहिता है वो चरक संहिता के बाद उत्पन्न हुई, तो इस वजह से चरक संहिता के जो अधिकतर कल्पनाएं हैं उनका वर्णन आपको सुश्रुत संहिता में मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं अष्टांग हरिद्यम। अष्टांग हरिद्यम में कषाय कल्पनाओं का वर्णन है। स्वरस, कल्क, क्वाथ, हीम, फांट। उसके अतिरिक्त गुटिका, चूर्ण, परिषेक, पिष्टि, पिनायक, मंड, प्रदेह आदि, इन सब का वर्णन आपको अष्टांग हरिद्यम या अष्टांग संग्रह में मिल जाएगा। अब वैदिक काल और संहिता काल पढ़ने के बाद आता है तीसरा मध्यम काल या मध्यकाल। इस काल में खनिज द्रव्यों की भेषज कल्पना का विकास हुआ। खनिज द्रव्य यानी जो अर्थली एलिमेंट्स थे, मेटल्स थे, मिनरल्स थे, जो अर्थ से हमें मिलते हैं, उनकी भेषज कल्पना का या उनकी कल्पनाओं का अधिक विकास हुआ। जैसे जो मेटल मिलते हैं या जो भी खनिज मिल रहे थे उनका शोधन, मारन, सत्वपातन करना, उनकी द्रुति बनाना, या फिर पारद का जितना भी विकास हुआ, जैसे पारद के विभिन्न संस्कार, पारद के दोषों का वर्णन या फिर पारद की परपटी बनाना, इन सब का जो वर्णन है वो हमें मध्यम काल के जो ग्रंथ हैं उनमें मिलता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें चक्रदत्त की। चक्रदत्त में परपटी का जो सर्वप्रथम विवेचन था, सर्वप्रथम जो वर्णन था, वो हमें चक्रदत्त की संहिता में मिलता है। इसके अतिरिक्त अवलेह, कल्क, क्वाथ, क्षार, खंड, गुड़पाक, गंडूश, यवागु आदि, इन सब का वर्णन चक्रदत्त में मिलता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं शरंदर संहिता। शरंदर संहिता मध्यम काल की जो सबसे इम्पॉर्टेंट संहिताओं में मानी गई है। भेषज कल्पना की जो प्रमुख संहिता है वो शरंदर संहिता मानी गई है। इसे भेषज कल्पना का स्तंभ माना गया है। ठीक है। इस ग्रंथ में के जो मध्यम खंड है, इस ग्रंथ का जो मध्यम खंड है उसमें जितने भी हमारी पंचविध कषाय कल्पना है उन सबका पृथक पृथक वर्णन मिलता है। उनके सबके अलग अलग अध्याय बने हुए हैं और उनमें उनका एक विस्तार में वर्णन किया गया, उनकी निर्माण विधि से लेकर उनकी मात्रा का प्रयोग तक। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं आधुनिक काल पे। 3 हो गई हमारी वैदिक काल, संहिता काल, मध्यकाल और आखिरी बचता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में 16वीं शताब्दी की जितनी भी संहिताएं हैं
16वीं शताब्दी की जितनी भी संहिताएं लिखी गई हैं, जैसे भाव प्रकाश हो, भेषज रत्नावली हो, आयुर्वेद सार संग्रह हो, ये सारी आधुनिक काल की संहिताएं मानी गई हैं या आधुनिक काल के ग्रंथ माने गए हैं। इन सब ग्रंथों में क्या है, जितने भी हमने कल्पनाएं पढ़ी उन सब का मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू भी है, वो भी एक्सप्लेन किया गया है। लाइक वर्तमान काल में, वर्तमान समय में किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा ये सब बनाई जाती हैं, उन सब का वर्णन भी इसमें मिलता है। जैसे चूर्ण, क्वाथ, आसवरिष्ठ, घृत, तेल, इनसे भी अधिक और भी कल्पनाओं का जो निर्माण है वर्तमान काल के अनुसार बताया गया है इसमें। एक और है भारत सरकार द्वारा जो प्रकाशित है AFI, आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, या फुल फॉर्म याद कर लीजिए, आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। इसमें कल्पनाओं के अनुसार प्रधान योगों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब हमारा आखिरी टॉपिक बचता है औषध एवं भेषज में अंतर। ठीक है, आचार्य चरक जो है उनके अनुसार भेषज और औषध दोनों पर्याय हैं। दोनों का प्रयोजन क्या है, रोगों को दूर करना। परंतु आचार्य कश्यप ने औषध एवं भेषज में अंतर बताया है, या कह सकते हैं कि चिकित्सा दो प्रकार के ले लीजिए, औषध एवं भेषज, अकॉर्डिंग टू आचार्य कश्यप। औषध में क्या बोला उन्होंने, दीपन पाचन आदि द्रव्यों का संयोग करके रोगों का शमन किया जाता है तो उसे औषध कहते हैं। ठीक है, चरक के संहिता के अनुसार अगर हम देखें तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, युक्ति व पाश्चात्य चिकित्सा जो है वो औषध मान सकते हैं हम, या फिर द्रव्यभूत या प्रत्यक्ष चिकित्सा जो है हम उसे औषध का नाम दे सकते हैं। काश्यप अनुसार जिसमें औष होता है, यानी जिसमें रस हो, वह औषधि कहलाती है और उसी ढंग से हम आरोग्यता का लाभ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा भेषज। भेषज में क्या है, स्वस्ति, बलि, होम, व्रत, तप, इन सब आदि क्रमों के द्वारा रोगों का शमन करना कहलाता है भेषज। चरक के अनुसार इसको कंपेयर करें अगर हम, तो वो हो जाएगी चरक के अनुसार बोलिए देव पाश्चात्य चिकित्सा, या फिर अद्रव्यभूत चिकित्सा, या फिर आप क्या कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष चिकित्सा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं काश्यप अनुसार। काश्यप क्या कहते हैं भेषज के बारे में, जो चिकित्सक भिषक ज्ञान को जानता हो, ठीक है, और रोगियों के हितकारी हो, उसको भेषज कहते हैं। यानी जो चिकित्सक भिषज ज्ञान का भी नॉलेज रखता हो, भिषज का ज्ञान रखता हो, और रोगों के लिए या रोगियों के लिए वो हितकारी भी हो, तो उसे क्या बोलेंगे, भेषज। ठीक है, थैंक यू।